हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा बिहारी पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के भूगोल के इकाई 1 के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, कितने प्रकार के संसाधन होते हैं उसको हमने देखा था। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आज हम देखने वाले हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या होता है? नॉर्मली इस पृथ्वी पर सभी लोग संसाधन का उपयोग करते हैं, उसका दोहन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संसाधन का उपयोग तो करते ही हैं, लेकिन उनके उपयोग में आवश्यकता से अधिक संसाधनों की बर्बादी हो जाती है। ठीक है, जिससे उस अधिक संसाधन में कम ही लाभ पहुंच पाता है, या ये यूं कहें कि संसाधन से बहुत कम ही लोगों को लाभ पहुंच पाता है। तो कम संसाधन में अधिक मात्रा में और अधिक लोगों तक जब हम लाभ पहुंचाते हैं तो उसे संसाधन नियोजन कहते हैं। यानी संसाधन को योजना पूर्वक कहेंगे संसाधनों को योजना पूर्वक एवं विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग या दोहन करना संसाधन नियोजन कहलाता है। जब हम संसाधनों को योजना पूर्वक और जो है हम विवेकपूर्ण तरीके से उसका यूज करते हैं तो क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन के बारे में हमारे देश में और हमारे समाज में पुराने समय से ही बताया जा रहा है कि संसाधन को नियोजित तरह से उपयोग करना चाहिए ताकि कम से कम उसकी बर्बादी हो सके और अधिक से अधिक उसका लाभ प्राप्त किया जा सके। ठीक है, जैसे हमारे जो खनिज संसाधन है या फिर मानव संसाधन है या फिर वन्य जीव जो संसाधन है उनका विवेकपूर्ण तरीके से ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे संसाधन नियोजन के सोपान। संसाधन नियोजन के सोपान क्या क्या होते हैं? तो कहते हैं संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसके नियोजन के लिए जो क्रिया कलाप किए जाते हैं उन्हें संसाधन नियोजन के सोपान कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हम संसाधन नियोजन के सोपान कहते हैं। ठीक है, और संसाधन नियोजन के सोपान को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। संसाधन नियोजन के सोपान को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, कहता है कि देश के
विभिन्न प्रदेशों के देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण कराना। पहला काम क्या है कि देश के अंदर या किसी क्षेत्र के अंदर कितने संसाधन उपलब्ध हैं उसकी पहचान करने के लिए क्या करवाएंगे, पहले हम सर्वेक्षण करवाएंगे। सर्वेक्षण करवा के पता करेंगे क्या संसाधन वहां उपलब्ध है और कितने मात्रा में उपलब्ध है। उसके बाद हमारा सर्वेक्षण हो जाएगा तो सर्वेक्षण के उपरांत हम क्या करेंगे, मानचित्र तैयार करेंगे। मानचित्र तैयार करना, क्या करेंगे हम लोग, मानचित्र तैयार करेंगे एवं संसाधनों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन करना। पहले क्या करवाएंगे, पहले सर्वेक्षण करवाएंगे। सर्वेक्षण जब हो जाएगा तो सर्वेक्षण होने के बाद एक मानचित्र तैयार करेंगे और संसाधन के क्या गुण हैं और उनकी कितनी मात्रा है उसके आधार पर उसका मापन करेंगे। तीसरा है आपका संसाधन के विकास योजनाओं। उसके लिए क्या करेंगे, संसाधन के विकास हेतु योजना तैयार करेंगे। संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए यानी उसको जमीन पर उतारने के लिए उपयुक्त, जो भी उपयुक्त होगा, क्या, प्रौद्योगिकी और तकनीक, प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत योजना तैयार करना। उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके विकास योजनाओं जो बनाएंगे उसका मूर्त रूप देने के लिए जो भी प्रौद्योगिकी हमारे पास उपलब्ध होगा, जो भी तकनीक या जो भी स्किल हमारे पास होगा, उसका एक संस्थागत योजना तैयार करेंगे। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर जो है वो क्या करेंगे, राष्ट्रीय विकास योजनाओं एवं संसाधन विकास योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो राष्ट्र के विकास की योजनाएं हैं और जो संसाधन के विकास की योजना है उनके बीच एक समन्वय, एक आपसी संबंध, एक अच्छा संबंध स्थापित करेंगे ताकि जब राष्ट्र का विकास करें तो संसाधन का विकास प्रभावित ना हो और जब संसाधन का विकास करें तो राष्ट्र का विकास प्रभावित ना हो। और इस तरह से हमारे संसाधन नियोजन के सोपान को 4 वर्गों में बांट दिया गया है। ठीक है। आइए अब हम लोग देखेंगे क्या, संसाधनों का संरक्षण।
चलिए संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण क्या होता है, इसको जानेंगे हम लोग कि संसाधनों का संरक्षण होता क्या है। तो देखिए, तो जब हम संसाधनों का नियोजन पूर्ण एवं विवेक पूर्ण उपयोग करते हैं तो उसे संसाधनों का संरक्षण कहा जाता है। ठीक है, जब हमेशा क्या करना है कि जब संरक्षित करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि संसाधन का उपयोग ही नहीं करना है। संसाधन का इस तरह इस्तेमाल करना है कि संसाधन लंबे समय तक चल सके, उसी को संसाधन संरक्षण कहते हैं। अब कोई कह दे कि संसाधन संरक्षण का मतलब है कि संसाधन को यूज नहीं कीजिए तो संसाधन बचा रहेगा, तो कोई उपयोगी नहीं होगा, वो फिर संसाधन नहीं कहलाएंगे। संसाधन संरक्षण का मतलब है कि जो वस्तु उपलब्ध है उसको संसाधन बनाना है, लेकिन वो टिका भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि युकियां खत्म हो जाए, तो फिर संसाधन संरक्षण नहीं हो पाएगा। इस पर हमारे भारत में जो है संसाधनों की बहुत कमी है। इस पर हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। यानी हमारे देश के अंदर अनाज का उत्पादन अधिक मात्रा में हो रहा, पेट इसे हम अपना पेट तो पाल ले रहे हैं, लेकिन देश के खजाने को भरने के लिए हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। ऐसा ही महात्मा गांधी ने हमारे देश के संसाधनों के लिए कहा था। और भारत के अंदर जो है संसाधनों को बचाने के लिए कई तरह के आंदोलन, कई तरह के सम्मेलन इस विश्व में किए जा रहे हैं, वर्तमान में भी हो रहे हैं और पीछे भी इसके लिए सम्मेलन हो चुका है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे संसाधनों के संरक्षण हेतु आंदोलन। संसाधनों के संरक्षण हेतु आंदोलन, कई तरह के आंदोलन हुआ है। पहला हमारा क्या है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन हुआ किसके द्वारा, तो यह हुआ था उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर हुआ था जब सरकार द्वारा पेड़ों की कटाई की जा रही थी, तो वहां के लोगों ने पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक कर जो है एक आंदोलन किया था, जो चिपको आंदोलन का नाम जाना जाता है। और इसके करने वाले के नाम था सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो किया गया हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या किया गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। यह कहाँ किया गया, गुजरात में किया गया। गुजरात में किसके द्वारा किया गया, तो मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर के द्वारा किया गया। जब नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था तो इसका विरोध किया गया, क्योंकि नर्मदा को बचाने के लिए, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों को बचाने के लिए, क्योंकि जब डैम बनाए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों की कटाई होती है और जंगलों को साफ कर दिए जाते हैं। इसीलिए इसके लिए क्या किया गया था, मेधा पाटेकर के द्वारा एक आंदोलन भी चलाया गया था। ठीक है, अब क्या है कि संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, बहुत सारे सम्मेलन भी किए गए हैं। संसाधनों को बचाने के लिए कई तरह के सम्मेलन किया गया है। तो पहली बार जो है, पहली बार
1968 ईस्वी में 1968 ईस्वी में संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की वकालत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की वकालत जो है वो क्लब ऑफ रोम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? क्लब ऑफ रोम के द्वारा की गई थी। पहली बार 1968 ईस्वी में संसाधनों को बचाने के लिए क्लब ऑफ रोम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की वकालत की गई थी या फिर सिफारिश की गई थी। उसके बाद जो है 1974 ईस्वी में एक पुस्तक आया था। 1974 ईस्वी में एक पुस्तक छपी। पुस्तक कौन पुस्तक था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। एक पुस्तक छापी गई थी। यह भी पुस्तक जो था वो पर्यावरण के यानी संसाधनों के संरक्षण हेतु ही छापा गया था और इस पुस्तक में गांधी जी से संबंधित विचार को प्रकाशित किया गया था। ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर जो है वो 1987 ईस्वी में 1987 ईस्वी में ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और इसी रिपोर्ट से सतत विकास, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा विकसित हुई। कहने का मतलब है कि इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा छपा था कि कैसे संसाधनों का यूज किया जाए ताकि संसाधन लंबे समय तक टिके के, यानी एक पीढ़ी हमारा भी यूज हो, वर्तमान के विकास से भविष्य का विकास प्रभावित न हो। उसी को हम सतत विकास कहते हैं, है ना, कि संसाधनों का इस तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि वर्तमान के विकास से भविष्य का विकास प्रभावित न हो। उसी को सतत विकास कहते हैं। और ब्रंटलैंड आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कुछ ऐसी ही बातें की गई थी और यहीं से सतत विकास की अवधारणा का विकास हुआ था। ठीक है। इस रिपोर्ट के बाद एक और पुस्तक छपी थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। एक पुस्तक छपी थी जिसका नाम था क्या? आवर कॉमन फ्यूचर। और इसमें जो है बताया गया था, इसी रिपोर्ट के बारे में डिटेल से लोगों को समझाया गया था। उसके बाद जो है कई तरह के सम्मेलन यहां किए गए। अब हम लोग देखेंगे इसके लिए और भी बहुत सारी चीजें कही हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए इसको इरेज करेंगे हम। इसके बाद जो है अब जो है क्या होगा, फोर्थ पॉइंट में
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। क्या होगा? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ये जो हुआ था वो आपका 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो में, यानी ब्राजील में हुआ था। यानी संसाधनों को बचाने के लिए एक सम्मेलन भी किया गया जिसका नाम था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। उसके बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ये कब हुआ? ये 1997 के अंदर 1997 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो यह आपका यह जो हुआ था आपका द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ये न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। उसके बाद जो है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन यह जो हुआ था ये 2002 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में हुआ। जोहान्सबर्ग में हुआ। और इस प्रकार 3 लगातार पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ही जो पहला पृथ्वी सम्मेलन में हुआ था, इसी के तहत एक कंसेप्ट आया था एजेंडा 21 का। एजेंडा 21 इसमें 21 सूत्री जो था वो मांग रखा गया था और एक 21 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया था संसाधनों के बचाने के लिए। ठीक है। उसके बाद जो है एक और आपका सम्मेलन होता है जिसका नाम है क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन होता है, ये कहाँ है? क्योटो आपका जापान के अंदर है। ये कब हुआ था? ये 1997 ईस्वी में हुआ था। ये खास करके हुआ था तो जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए हुआ था, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस के ज़्यादा उत्सर्जन होने से पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। उस दौर में बहुत तेजी से पूरे वर्ल्ड में औद्योगिक क्रांति की लहर चल रही थी। अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, बहुत सारे देश जो थे पश्चिमी देश, वहां पर तेज मात्रा में औद्योगिक क्रांति और उद्योग लगने से बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा था, जिसमें आपका मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सभी गैसों का बहुत तेजी से उत्सर्जन किया जा रहा था। तो अचानक से पृथ्वी के तापमान में काफी वृद्धि देखी जा रही थी। ठीक है। तो इनसे क्या हुआ गया, एक सम्मेलन बुलाया गया और यह डिसाइड किया गया कि अब जो है जो विकसित देश हैं और दुनिया के जितने भी देश हैं अब कम मात्रा में क्या करेंगे, इन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करेंगे ताकि पृथ्वी के तापमान में ज्यादा वृद्धि नहीं हो सके, क्योंकि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से जनमानस को बहुत ज्यादा हानि का सामना करना पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे सतत विकास। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास क्या है? सतत मतलब लगातार और विकास का मतलब विकास करना, यानी वैसा विकास जो लगातार चलता रहे, उसके विकास की गति धीमी या कभी रुके नहीं, वही क्या होता है? आपका सतत विकास कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को
ध्यान में रखकर वर्तमान में विकास कार्य को जारी रखना या फिर ऐसे कह सकते हैं जारी रखने की अवधारणा, क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। ठीक है, सतत विकास क्या है कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए और साथ साथ भविष्य में की जो जरूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान का विकास करें। ऐसा नहीं, इस तरह का विकास करें कि भविष्य में आने वाली चीजों में संसाधनों की कमी न हो और हम पर्यावरण भी बचा रहे। ऐसे ही विकास को हम सतत विकास कहा जाता है। ठीक है, और इस सतत विकास का अवधारणा कहां से शुरू हुआ था? तो ब्रंटलैंड आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, उसी से इस विकास की अवधारणा का विकास हुआ था। ठीक है, चलिए एक चीज और हम लोग देखेंगे, इसको नोट करेंगे आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक और होता है डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था, यानी इसको रॉबर्स इकोनॉमी कहते हैं। रॉबर्स इकोनॉमी, आप जानेंगे रॉबर्स इकोनॉमी क्या होता है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था सुनकर आपको लग रहा होगा कि डाकू लोग जो लूटपाट करते हैं और अपना पूरा जो गैंग होता है उसको चलाते हैं, वही डाकुओं की अर्थव्यवस्था होता है। तो इसका उससे कोई संबंध नहीं है। यह उस चीज को डिनोट करता है या इसका संबंध उन चीजों से है जो अभी हम बताने जा रहे हैं। कहता है कि मानव एवं तकनीक, मानव और तकनीक यानी ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी की शोषणात्मक दोहन की प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी मानव के अंदर और तकनीक के अंदर जो शोषणात्मक दोहन की प्रवृत्ति पाई जाती है उसी चीज को डाकू की अर्थव्यवस्था कहते हैं, न कि डाकुओं के जो क्रियाकलाप होते हैं उसको। ऐसे मानव और तकनीक का प्रवृत्ति डाकू की तरह ही होता है कि जो मिला उसको लूट खसोट के खत्म कर दिया जाए। मानव इस तरह कार्य करते हैं, जो उसको मिलता है सोचते हैं कि सब एक दिन हमको प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसके कारण जो है पर्यावरण का बहुत ज्यादा मात्रा में क्षति हो रहा है। इसीलिए इस ऐसे इकोनॉमी को, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा गया? डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा गया है। ठीक है, चलिए आज ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है, यानी ज्योग्राफी का पहला इकाई का पहला पार्ट खत्म हो रहा है। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले पार्ट को देखेंगे। अगले पार्ट में हमको पढ़ना है, क्योंकि अभी संसाधन शुरू हुआ है, संसाधन है, बहुत सारे संसाधन हमें पढ़ने हैं। अभी प्राकृतिक संसाधन को पढ़ना है ना, मानव संसाधन पढ़ने होंगे। तो हमारा इकाई का पहला पार्ट खत्म हुआ है, आज चैप्टर 1 खत्म हुआ, कल चैप्टर 2 पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जिसे हम प्राकृतिक संसाधन को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंचे और सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।